वेलकम बैक। हम लोग लास्ट सेशन में बात किए थे कि कैसे प्रेशर जो है वो एलिवेशन पे डिपेंड होता है और वर्टिकल हाइट देखा जाता है। आप ज्योमेट्री कुछ भी हो, आपको हाइट, वर्टिकल हाइट को कंसीडर करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास है, बैरोमीटर से रिलेटेड है कि टू कंस्ट्रक्ट अ बैरोमीटर, अ ट्यूब of length 1 meter is filled completely with mercury cup. The barometer reading on a particular day is 76 centimeter. जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग बैरोमीटर पे जब डिस्कशन कर रहे थे तो बताया था कि बैरोमीटर में पूरा कंप्लीटली फिल्ड किया जाता है और कॉर्क या कुछ भी हो या आप अंगूठा ही लगा के आप उसको पैन में डालते हैं तो आपका जो एटमॉस्फेरिक हाइट जो मिलता है वहां पे मर्क्यूरी का जो कॉलम का हाइट मिलता है डेट इज 76 सेंटीमीटर। और मर्क्यूरी इसलिए यूज किया जाता है कि मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर कम होता है तो आपका प्रेशर अनइफेक्टेड रहता है, तो जिसके कारण आप बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी के हाइट के कॉलम के बराबर होता है। लेकिन अब यहां पे क्या किया है इस क्वेश्चन में कि सपोज अ 1 मीटर ट्यूब इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी अप टू 76 सेंटीमीटर। ये 76 सेंटीमीटर तब मिलता था जब हम 1 मीटर के ट्यूब में कंप्लीटली फिल्ड करके उसको पैन में डालते थे, तब जाके हमको मिलता था 76 सेंटीमीटर हाइट। क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब था कि उसमें कोई एयर गैप नहीं है। और अगर हम उलट भी दिए तो अब वहां पे अगर उसके ऊपर के सरफेस पे देखा जाए तो अब मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर ही एक्ट कर सकता है, एयर नहीं। लेकिन आप अगर आधा भर के या थोड़ा सा भर के आप जब उलटते हैं तो डेफिनेटली ऊपर में थोड़ा सा एयर गैप लग जाएगा और एयर गैप होने पे वो खुद उसके सरफेस पे जो है मर्क्यूरी के सरफेस पे एक्ट करने लगेगा। जैसे आप टेक्निकली समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा बैरोमीटर है और किसी पेन में आप इसको डाल दिए, उल्टा करके पूरा फिल्ड करके, कंप्लीटली फिल्ड करके। तो यहां पे मर्क्यूरी का लेवल जो अप हुआ वो अप टू, मान लीजिए कि ये हमारा H हाइट तक अप हुआ। और आप बोल सकते थे कि सर यहां पे ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है हमारा कम होते चला जाता है। तो आपको अप एंड डाउन मेथड बताए थे, राइज एंड फॉल, उसमें आप बोल सकते थे कि सर स्टार्टिंग यहां से करते हैं, एक लेवल पे सेम ही प्रेशर माना जाएगा। अगर इस लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहां पे भी सेम लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही माना जाएगा। तो P एटमॉस्फेरिक माइनस ये कॉलम रो Hg, G और H इज इक्वल टू, अब इसके सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है मान लीजिए कि हम इसको मान लिए PA, लेकिन ये नेग्लिजिबल होता है, आपको भी पता है। टोरिसेलिव इसको वैक्यूम भी बोलते हैं और ये वैल्यू न के बराबर होता है, वेपर प्रेशर भी कम होता है, तो ये जीरो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मिल गया रो Hg, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी GH। सो इस केस में आपका हाइट जो मिल रहा था वो था आपका PATM बाई रो Hg G, जो कि 76 सेंटीमीटर दिया हुआ था कंप्लीटली फिल्ड। अगर ये 1 मीटर का था, अगर ये 1 मीटर का फिल होता। अब यहां पे कहता है कि सपोज 1 मीटर ट्यूब इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी अप टू 76 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसी केस को स्टडी करें कि मान लीजिए कि अब यहां पे 76 पे ही इसमें डाला गया तो ये हाइट जो है वो H डैश है। ये H डैश H से बड़ा है छोटा है हमको नहीं पता है और यही पता करके बताना है। तो अब यहां पे
अंदर में एयर आ जाएगा और एयर के प्रेशर को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। यहां पे कंप्लीटली फिल्ड था तो ये वैक्यूम बन गया और इसलिए आप इस प्रेशर को इग्नोर कर दिए थे, लेकिन यहां पे अब एयर का भी प्रेशर लगने लगेगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर कोई पूछे कि यहां पे मान लीजिए कि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P ATM सेम लेवल पे यहां पे भी P ATM माइनस रो Hg, डेंसिटी वही रहेगा, G भी कांस्टेंट है, लेकिन हाइट अब चेंज हो गया, H डैश हो गया। अब यहां पे आपका PA लगने लगा, मान लीजिए PA, यहां पे PA 0 नहीं है, सो P ATM माइनस PA बाई रो Hg, G इज इक्वल टू H डैश। अब आप खुद देखिए कि इन दोनों का कंपैरिजन करिए, यहां पे देख रहे हैं कि P ATM में से नीचे तो सेम है दोनों में रो Hg G, लेकिन ऊपर में P ATM माइनस PA कुछ प्रेशर कम हो गया, यानी ये अब यहां पे जो अपना हाइट है अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि जो प्रेशर उसमें से कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गया, तो ये H डैश क्या हो जाएगा, यू विल से कि कम हो गया। तो इसलिए इस केस में आपका जो हाइट ऑफ द, इट इज इन्वर्टेड इन अ मर्क्यूरी कप एंड द कॉर्क इज रिमूव्ड, द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब ओवर द सरफेस इन द कप विल बी 0 तो नहीं होगा, 76 सेंटीमीटर नहीं है, ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये P ATM माइनस PA कम हो गया, इसका मतलब H डैश कम हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को भी आप समझ लिए होंगे, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है। आगे बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली अगर आप देखें सिलेबस को NCERT का, तो कहीं ऐसा कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप JEE मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। सिंपली प्रेशर इनटू, ऑलरेडी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स, तो प्रेशर और एरिया को ही आप फोर्स बोल सकते थे, लेकिन अब ये फोर्स कहां लगने वाला है वो इंपॉर्टेंट होता है यहां पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में। जैसे रियल लाइफ में अगर देखा जाए, अगर हमको मान लीजिए डैम बनाना है, बांध जिसको आप बोलते हैं, तो बांध का एक हाइट होगा और वो हाइट से देखा जाएगा कि वाटर कितना उसके प्रेशर लगा सकता है और वो कितना विथ स्टैंड कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वही है कि फ्लूइड जो है वो फोर्स लगाता है। अब वो कहां लग रहा है वो इस पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको समझने के लिए हम आपको डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि ये फ्लूइड का फ्री सरफेस है, दिस वन इज फ्री सरफेस, और मान लीजिए कि एक वर्टिकल प्लेट, हम आपको समझाने के लिए, आर्बिट्रेरी शेप भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी शेप वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे, मतलब ऐसा कोई रैंडम शेप। तो यहां पे आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक वर्टिकल प्लेट लेते हैं या वर्टिकल वॉल है। अब ये वॉल अगर इस वॉल को देखें तो अब आपको बताना है कि इसमें फोर्स कहां लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स जो होगा, पानी तो हर जगह प्रेशर लगा रहा होगा, अब रिजल्टेंट फोर्स बताना है, इसलिए हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि फोर्स कहां लगेगा। वो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, अब इसमें बोल सकते थे कि सर हम यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारा फ्री सरफेस से वर्टिकल हाइट जो है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हमेशा, अब इस वॉल को अगर हम थोड़ा सा साइड व्यू देखें, क्योंकि पानी तो ऐसे प्रेशर इस पे लगा रहा होगा, ये वर्टिकल वॉल है, पानी तो इस पे ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा। तो इस वॉल का अगर हम साइड व्यू थोड़ा सा हम इसी को ड्रॉ करते हैं ताकि आपको और इजी समझ में आए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कि ये वॉल हम बना देते हैं ताकि और आपको क्लियरली समझ में आए।
अब इस वॉल में मान लीजिए कि कोई छोटा सा एरिया, आपको बार बार बताते हैं कि कभी भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। हम सेवरल टाइम्स आपको बताएं कि अगर वॉल कंसीडर कर रहे हैं तो वॉल में आप एक ब्रिक को और एक ईंट को यूनिट मान के चल रहे हैं, उस पर सारा आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब पूरे वॉल के लिए बताना होगा तो उसी छोटे से ब्रिक को आप एनालिसिस किए हैं और उसी पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं और एक लिमिट दे देते हैं कि अच्छा वॉल का हाइट 0 से लेके h था, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। द सेम सिचुएशन यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कहीं किसी, मतलब मान लीजिए प्रेशर जो है ये डी एरिया पे लग रहा है, बहुत छोटा एलिमेंट है डी ए। मान लीजिए कि इसी एरिया पे अभी हम प्रेशर दिखा रहे हैं, छोटा सा एरिया लिए। इसका लोकेशन अगर हम देखें तो अभी हम रिजल्टेंट फोर्स पे बात करेंगे। यहाँ पे पहले मान के चल रहे हैं कि ये P जो है एक छोटा सा यूनिट पे अपना P लग रहा है वर्टिकली, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है। तो ये P और ये P जहाँ पे लग रहा है जिस एरिया पे, वो फ्री सरफेस से मान लीजिए कि y डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है। अब हम आपसे पूछे तो फ्री सरफेस पे ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा जिसको हम P0 लिख सकते थे। अब अगर हम पूछे कि यहां पे भैया क्या प्रेशर होना होगा, तो आप बोल सकते थे कि सर प्रेशर एट डिस्टेंस y, डिस्टेंस y क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि सर dp बाई dy इज इक्वल टू माइनस रो जी ए वाई प्लस जी। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो ए वाई 0 हो जाता है, और यहाँ पे सॉरी ये रो जी नहीं होना चाहिए, ये रो ए वाई प्लस जी। अब ये ए वाई 0 हो गया तो आप बोल सकते थे कि सर डी पी इज इक्वल टू माइनस रो डी वाई रो जी डी वाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो माइनस रो जी डी वाई, इंटीग्रेशन करने का मतलब कहाँ से कहाँ तक आप देख रहे हैं। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे ये जब भी रिलेशन लिए हैं, आपको हम सेवरल टाइम्स ये मेमोराइज करा रहे हैं, दैट इज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो डिफाइन किए थे उसमें माने थे कि y जो है नीचे से जा रहा है। तो अगर आपसे यहाँ पे P कोई पूछे तो आप बोल सकते थे कि सर P जो है P0 फाइनल जो है, फाइनल P0 है, इनिशियल यहाँ पे है क्योंकि हम अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसके केस के हिसाब से तो ये P2 माइनस P1 होना चाहिए था और ये माइनस 0 टू H होना चाहिए था, तो माइनस रो जी H। सो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर ये P0 माइनस P इज इक्वल टू ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कितना हाइट y, सो माइनस रो जी y, ऐसा लिख सकते थे। और इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर P इज इक्वल टू P माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी वाई, सो P इज P0 प्लस रो जी वाई। डोंट नीड टू कंफ्यूज कि भैया ये y यहाँ पे ये बताता है, कभी भी आपको डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ से y स्टार्ट करना है। अगर आप इसको y के बजाय h भी मान सकते थे ये हाइट को, लेकिन ये फ्री सरफेस से हम, क्योंकि जब भी आप इसको डिफाइन करते हैं तो ये बताना पड़ता है कि आप ले कहां से रहे हैं, रेफरेंस कहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्टिंग फ्री सरफेस से है, y जो है ऊपर से हम आ रहे हैं। कभी मान लीजिए कि जैसे अगर कोई गाड़ी पानी के अंदर है तो उसके ग्लास पे पानी जो है वो फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। अब वो लोकेशन अगर पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर सकते हैं कि भैया ये जो ग्लास हो, अगर ये ग्लास इतना स्ट्रेंथ बियर कर ले, जो फोर्स लग रहा है, तो ग्लास नहीं टूटेगा। तो वो फोर्स कहां लगने वाला है, जहां लगेगा वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा, और जिस डिस्टेंस पे लगेगा वो डिस्टेंस हम लोगों को देखना है। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर टेक्निकली, जहां पे वो फोर्स लगता है। लेकिन हम आपको सिंपल वे में बात करने जा रहे हैं। तो अब आप यहां पे क्या कीजिए कि मान लीजिए कि प्रेशर फोर्स, अगर हम आपसे पूछें भैया कि प्रेशर फोर्स एट
डिस्टेंस h या डिस्टेंस y, यहाँ पे y डिस्टेंस पे, ये तो प्रेशर था, प्रेशर एट y, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब आपसे हम पूछे कि इस लोकेशन पे फोर्स क्या होगा, जिसको आप प्रेशर फोर्स बोलते हैं, तो आप बोल सकते थे कि सर छोटा सा एलिमेंट है, dA एरिया है, उस पे प्रेशर जो लग रहा होगा PdA लग रहा होगा, यानी P0 प्लस रो जी वाई dA। अब अगर हम बोले कि ये तो छोटा सा फोर्स था, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स आप उसको बोल सकते थे कि सर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्लेट। रिजल्टेंट फोर्स करने का मतलब बहुत सारा फोर्स लग रहा है, उसमें एक सिंगल फोर्स लगा देना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप हमेशा देखे होंगे कि कॉपी को आप एक उंगली पे बैलेंस करते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास, तो कहीं ना कहीं उंगली उस कॉपी पे एक फोर्स लगा रहा है, यानी उस पूरे फोर्स को बैलेंस करने के लिए। ये रिजल्टेंट फोर्स आप मान सकते थे कि वहां पे कहीं पे लग रहा है और वो कॉपी को बैलेंस उंगली पे कर चुका है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्लेट विल बी, ये हमारा जो फोर्स आया, इसी फोर्स को इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन यानी एरिया, टोटल एरिया लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहां पे इंटीग्रेशन में ए लिखते हैं। ए लिखने का मतलब हो गया कि हम पूरे एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे ये प्लेट था, तो इसका प्लेट का एरिया डिफाइन होता, हम ऐसे ही बोले कि रैंडम कोई भी शेप हो, सर्कुलर शेप भी हो सकता था, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता था, स्क्वायर शेप भी हो सकता था। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि सर ये रिलेशन लिखा जा सकता है, एरिया P0 प्लस रो जी वाई dA। अब यहां पे थोड़ा सा मैकेनिक्स में इन करते हैं, क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जो है फ्लूइड का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो कहीं ना कहीं ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स जहां भी बात होता है, तो आप जो सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वो दोनों यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स करने का मतलब जो बेसिक आप पढ़े हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड, वो सब कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसलिए ये जब सब सब्जेक्ट पे हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको टफ लगने लगता है, क्योंकि लगने लगता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ, और इसको बोल सकते हैं एरिया सेंटर ऑफ मास। एरिया इसलिए कि जनरली दो तरीका से लोग सेंट्रॉयड पढ़ते हैं। सेंट्रॉयड करने का मतलब जहां पे मास बैलेंस हो जाता है, जिस पॉइंट पे, वो लोकेशन, तो दो तरीके से होता है, एक मास के टर्म में होता है, एक एरिया के टर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है। अब मान लीजिए कि बहुत सारा शेप रखा हुआ है, रैंडम शेप। मान लीजिए कि एक शेप ये है, एक ऐसा बॉडी है, कुछ ऐसा, मान लीजिए कि कुछ ऐसा, बहुत सारा हो सकता है। हम यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं आपको, ये 1 और ये 2 और 3। अब यहाँ पे इंडिविजुअल देखा जाए तो ये 3 अलग अलग बॉडी है, और सबका अलग अलग खुद का सेंटर ऑफ मास हो सकता था। तो यहां पे एरिया सेंट्रॉयड कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 1 है। अब मान लीजिए कि इसका सेंट्रॉयड कहीं इस लोकेशन पे है, जहां पे आप उसको बैलेंस कर सकते थे। इस ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल, हम पूरे को कंबाइंड भी देख रहे हैं, 1 2 3 को एक कंबाइंड में भी देखेंगे कि इन कंबाइंड में कहां पे सेंटर ऑफ मास है। लेकिन इंडिविजुअल देखा जाए तो आप बोल सकते थे कि सर मान लीजिए कि ये लोकेशन अपना x1 है और ये लोकेशन y1 है। इसके लिए यहां पे ही अंदर में ही लिखते हैं ताकि क्लियर रहे। x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। x1 y1 मतलब इस एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है, इंडिविजुअल। और इसका एरिया मान लीजिए कि a1 है। दूसरा बॉडी का ऐसे ही हो सकता था कि सर दूसरा बॉडी का जो हमारा पॉइंट है वो कुछ
ऐसा हो सकता था कि सर यहाँ पे है और ये हो सकता था कि x2 y2 होता लोकेशन इसका, और इसका एरिया A2 होता और इसका A3, और मान लीजिए कि यहाँ पे होता। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं x3 y3। अब यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर अगर हमको पूरे का कंबाइंड का बताना हो, ये तो इंडिविजुअल था सबका, अलग अलग सबका सेंट्रोइड था, लेकिन अब तीनों को जोड़ दिए और तब आपको बैलेंस करना होता, तो क्या करते? तो मैकेनिक्स कहता है कि आप अगर x बार यूज कर रहे हैं तो x बार का कहने का मतलब हो गया कि यहां पे हमारा जो x डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो ये लिखा जा सकता था कि इंडिविजुअल सबका एरिया, जैसे A1 पहले वाले बॉडी का एरिया A1 था और इसका डिस्टेंस x1 था, प्लस A2 जितना बॉडी रहता सबका अलग अलग सेंट्रोइड निकालते और उसमें एरिया से उसका मल्टीप्लिकेशन करते और सबको जोड़ते चले जाते। यहाँ पे हम 3 बॉडी लिए थे, A1 2 3, इसलिए हम 3 लिख रहे हैं, और बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3। और लोग इसी को क्या करता है, इंटीग्रल फॉर्म में लिखता है, जो कि आप कंफ्यूज होते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में आप कुछ नहीं करना है। इंटीग्रल फॉर्म मतलब ये तीनों जोड़ में है, तो समेशन, तो इंटीग्रेशन समेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। आप सिंपल शब्दों में बात करें तो इंटीग्रेशन x और एरिया dA, यानी इसका मतलब ही हो गया कि बहुत सारा x1 A1 प्लस x2 A3 A2 प्लस x3 A3, ये सबके समेशन को बता रहा है, और बाई टोटल एरिया A। सिमिलरली अगर y बार आपसे कोई पूछता तो आप बोल सकते थे कि सर A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये बन जाता आपका YDA बाई A। अब ये ध्यान आपको रखना है, यानी ये पूरे बॉडी का जहां पे सेंट्रोइड है वो बता रहा है। बहुत छोटा छोटा बॉडी भी जुड़ सकता है, एक ही भी बॉडी हो सकता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अब आपको अगर ये लिखना हो FR को, तो आप बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा P0 और DA, पूरा एरिया को इंटीग्रेट कर दे। मान लीजिए कि ये प्लेट जो कंसीडर किए थे टोटल एरिया A होता, तो DA छोटा सा एक ईंट है, आप उसको पूरे को बहुत सारे ईंट को जोड़ के एक वॉल बना रहे हैं जिसका एरिया A है, तो आप यहां पे बोल सकते थे कि सर ये P0 A हो जाता, प्लस रो जी, और ये इंटीग्रेशन रो कांस्टेंट है जी, कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो तो जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर कर देते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। तो यहां रो और जी बाहर हो गया और ये बन गया YDA। अब आप खुद देखें कि इससे कुछ मिलता जुलता है। अगर हम आपसे पूछे YDA को क्या लिख सकते थे, तो बेटा आप बोल सकते हैं कि Y बाय A। और अगर हम पूछे कि XDA को क्या लिख सकते थे, तो आप बोल सकते हैं X बार A। यानी यहां पे आप बोल सकते हैं कि सर यही रिलेशन हमारा हो जाएगा P0 A प्लस रो जी और ये Y बार A, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये Y बार कैसे निकलेगा, ये है क्या? ये उस बॉडी का सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, जहां से आप उसको बैलेंस कर सकते थे। तो कुछ कॉमन ज्योमेट्री है आपके कोर्स करिकुलम के लिए, कॉमन ज्योमेट्री हम यहां पे बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है, जस्ट लाइक कॉपी, तो कॉपी का मान लीजिए कि ये आपका यहां से हम लोग एक्स एक्सिस बनाते हैं और यहां पे वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे एक ही बॉडी है, ये x और ये रहा y। अब इसके लिए कोई पूछे कि सेंट्रोइड क्या होगा, तो ऑलरेडी यहां पे आप क्या करते हैं कि इसका जो डायगोनल कट होता है, डायगोनल कट जिसको आप बोलते हैं, तो डायगोनल कट मान लीजिए कि यहां पे ये डायगोनल कट मिल रहा हो कहीं पे,
यहाँ पे कहीं डायगोनल कट मिल रहा है। अब ये डायगोनल कट, जैसे मान लीजिए कि अगर इस रेक्टेंगल का हाइट h होता और बेस b होता, तो ये डायगोनल कट कहाँ पे मिलता? तो जस्ट आप बोलते कि सर ये डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस h/2 होगा, जस्ट इसका हाफ, जो हाइट है उसका हाफ, और ये b/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा भैया बताइए कि x बार क्या होना चाहिए, तो ये वर्टिकली अगर मान लीजिए इसी शेप में रखा हुआ है हाइट h, तो आप यहाँ पे x बार बोल सकते थे कि सर x बार अपना हो जाएगा b/2, x बार मतलब y से कितना डिस्टेंस पे है, और y बार अपना हो जाएगा h/2। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि इसी को हम थोड़ा उल्टा करते थे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोलते कि भैया बताइए कि अगर मान लीजिए कि आप एक पानी में आप एक वॉल को ऐसे रख रहे हैं, ये आपका वॉल है, वर्टिकल वॉल है, कुछ ऐसा शेप का। रेक्टेंगुलर शेप, ये है, और ये हाइट जो है फ्री सरफेस से, ये पूरा पानी फिल है, यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, मान लीजिए ये पानी पूरा अप टू यहाँ तक है। मान लीजिए कि पानी है, नीचे भी हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि अब आपसे कोई पूछे कि ये वॉल है, ये अपना वॉल है, अब इस वॉल पे, इस वॉल का हाइट मान लीजिए कि h है, मान लीजिए हम आपको दे दिए कि हाइट जो है ये हाइट h है, और ये अपना फ्री सरफेस है, यानी वाटर यहीं से, फ्री सरफेस वर्ड यूज कर दे तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। और तब आपसे कोई पूछे कि अच्छा अब इसके लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बताइए कि कहाँ पे होगा, तो सिंपली अब इसका डायगोनल कट, मतलब इस वॉल का डायगोनल कट या तो आप अलग बना लीजिए, या इसी में हम यहाँ पे दिखा दें कि डायगोनल, यहाँ पे जो डायगोनल है वो हो जाएगा कुछ ऐसा, सो डायगोनल कट ये मिल गया। तो प्रेशर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमको बस ये हाइट चाहिए यहां से यहां तक का, सरफेस से लेके जहां पे सेंट्रॉयड उसका एक्ट कर रहा है, इसी को आप बोल रहे थे कि सर ये डिस्टेंस ही हमारा यहाँ पे y बार है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस रिलेशन में y बार। तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होना चाहिए, तो अब आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं।
तो अब आप खुद देखिए कि ये किस डिस्टेंस पे लग रहा है। तो आप बोल सकते थे कि सर एफ आर जो होगा यहाँ पे, एफ आर जो होगा वो हो जाएगा पी नॉट ए एज पर रिलेशन, पी नॉट ए प्लस ये वाटर है, इसका डेंसिटी रो है तो रो जी, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रो जी है, उसके बाद वाई बार है, वाई बार मतलब वो डिस्टेंस, तो वाई बार अब ये जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में आपको पता है कि डायगोनल कट होता है, और डायगोनल कट करने का मतलब ये हाइट जो होगा वर्टिकल हाइट, ये पूरे हाइट का हाफ हो जाता है, तो ये लिखा जाएगा h/2, और मान लीजिए कि इस पूरे का एरिया a है, और आप चाहें तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि यहाँ पे ये जो वॉल का विड्थ है, मान लीजिए कि इसको बोल देता कि b है, दिस वन इज b। तो अब यहाँ एरिया जो है, एरिया इस वॉल का माना जाता b इंटू एच। तो ये आपका फोर्स है। अगर क्वेश्चन में ना कहा, अगर आपको बोले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहीं डिस्कशन नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर दे तो आप लिखें। वैसे ही अगर हम अलग ज्योमेट्री और एक ज्योमेट्री पे बात करें, ट्रायंगल पे थोड़ा आप क्या और रखें, तो बोल सकते थे कि सर ये ट्रायंगल वाला हमारा जो होता, कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ट्रायंगल का हाइट h है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसका वर्टिकल हाइट h है, मान लीजिए कि वर्टिकल हाइट h है, दिस वन इज h। बाहर बनाते हैं इसको, मान लीजिए कि ये हाइट h है, वर्टिकल हाइट, और बेस अपना b है, बेस अपना b है। तो अब इस सिचुएशन में कोई पूछे कि भैया हमको x बार और y बार बताइए कि इसका सेंट्रॉइड कहां है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्या कीजिए कि ड्रॉ कर लीजिए यहां से कि सर ये इसका y एक्सिस हो गया और ये इसका x एक्सिस हो गया, उसी के रेफरेंस में आपको बात करना है। तो इसलिए एक्सिस लोग बनाता है ताकि आपको पता चले कि किस से कहां से, तो रेफरेंस आप बता रहे हैं कि x बार y बार यहां से, तो ये अपना x बार हो गया, सॉरी x है, और ये अपना y है, वर्टिकल एक्सिस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग को बात करना है। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि कभी भी ट्रायंगल में क्या होता है, मेरिडियन कट बोलते हैं उसको। मेरिडियन मतलब हिंदी में आप बोलते हैं ना कि अगर ये इससे यहाँ पे मिले और ये दो भाग में डिवाइड कर दे प्रॉपर वर्टेक्स से, और यहाँ पे भी आप ऐसा बोल सकते थे। तो ये जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को बोलते हैं कि यहाँ पे ही हमारा इसका सेंट्रॉइड अवेलेबल होगा। तो इस सिचुएशन में जनरली आपको ध्यान रखना है, ये मेमोरी में रखना है कि भैया ये डिस्टेंस जो होता है, ये जो दिया हुआ है विथ, ये b/3 हो जाएगा, और ये हाइट जो है अपना, हाइट जो है वो 1/3 हो जाता है। सो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ पे हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा अपना h/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए आपका x बार जो है वो है b/3 और y बार जो है वो है h/3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि उल्टा भी कर सकता है, डैम में क्या कहे कि ऊपर वाला पार्ट को, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये पार्ट बच गया 2/3, और यहाँ पे भी ये 2/3h बोल सकते थे, और यहाँ पे इस पार्ट का बोल सकते हैं कि सर ये 2b/3 बचेगा। तो शेप आपको देखना है कि कैसे रखा हुआ है पानी में।
मान लीजिए कि ट्रायंगुलर शेप है, ऊपर ही ऊपर मुंह खोल के रख देता, तो अब आपका ऊपर ये चला गया b/3, b/3 ऊपर चला गया। लेकिन ऐसे ही ट्रायंगल को डायरेक्टली अगर रख दे पानी में, तो अब ऊपर से क्योंकि पानी का लेयर मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता, तो ये हाइट, वर्टिकल हाइट कितना लिखा जाता, 2h/3, क्योंकि फ्री सरफेस से सेंट्रॉइड के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमको कंसीडर करना है, और वही हमारा है y⁻, फ्री सरफेस टू जहां तक उसका सेंट्रॉइड है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखें।